प्रदेश सरकार ने 2,62,00,000 किसानों को 300 करोड़ का बोनस किया जारी। व्हाट्सएप के जरिए किसानों को 40 लाख मुद्रा सहित कार्ड वितरित करने की शुरुआत की। विवादों से समाधान योजना का भी शुभारंभ। चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के लिए जमीन मिलने पर पंजाब के सीएम के बयान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा, एसवाईएल की तरह विधानसभा के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं भगवंत मान। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर आज से ग्रैब का तीसरा चरण लागू। दिल्ली में प्राथमिक स्कूल बंद। हरियाणा के 14 जिलों में भी सख्ती बढ़ी। निर्माण और खनन पर रहेगा प्रतिबंध। और प्रदेश भर में श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है गुरपुर्व। गुरुग्राम में बन रहे 700 बेड के अस्पताल का नाम होगा गुरु नानक देव जी के नाम पर। सीएम ने सदन में किया ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रदेश के 2,62,000 किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 300 करोड़ रुपए की बोनस राशि जारी की। शेष तीसरी किश्त भी जल्द ही जारी होगी। बता दें कि राज्य सरकार कम बारिश के कारण किसानों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ का बोनस दे रही है। इसके अलावा आढ़तियों का कमीशन भी बढ़ा दिया गया है। सीएम ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान व्हाट्सएप के जरिए किसानों को 40 लाख मुद्रा सहित कार्ड वितरित करने की शुरुआत की। इससे किसानों को अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से सभी जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इसके अलावा उन्होंने विवादों से समाधान योजना का भी शुभारंभ किया। योजना के तहत एनहांसमेंट से संबंधित मुद्दों का समाधान होगा। 15 नवंबर से अगले 6 माह तक यह योजना लागू रहेगी। इससे करीब 7,000 से अधिक प्लाट धारकों को 500 करोड़ की बड़ी राहत मिलेगी। सीएम ने कहा कि 2005 से 2014 तक किसानों को फसल खराबे की कुल 1,158 करोड़ रुपए की राशि दी गई, जबकि मौजूदा सरकार ने 2014 से लेकर अब तक 14,860 करोड़ से अधिक की राशि क्षतिपूर्ति और नुकसान की भरपाई के रूप में किसानों को टीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दी है। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि प्राकृतिक खेती योजना के प्रति किसानों को प्रेरित करें। सीएम ने कहा कि किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। आज 300 करोड़ रुपया जा रहा है। अगले 10-15 दिनों में जो शेष पैसा बचा है वो पैसा भी तीसरी किस्त के अंदर जारी कर दिया जाएगा और वो सारा का सारा पैसा जो प्रति एकड़ 2,000 रुपया किसान के खाते में देने की हमने बात कही थी, वो पूरा पैसा किसानों के खाते में आज के पवित्र इस दिवस के अवसर के ऊपर किसानों के खाते में जा रहा है। आज हमने ये निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के 40 लाख किसान भाइयों को ये कार्ड वितरित किए जाएंगे। उनकी जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, जो उनकी भूमि का जांच परीक्षण है, उसको करके उनको 40 लाख कार्ड दिए जाएंगे ताकि वो अपने खेत के अंदर कितनी मात्रा में दवाई डालनी है, कितनी मात्रा में खाद डालना है, उसको लेकर के वो इसका लाभ उठा सकते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा का नया विधानसभा भवन बनाने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि पंजाब के सीएम वहां के लोगों के हित में काम करें, बेवजह मुद्दों पर लोगों का ध्यान न भटकाएं। पहले एसवाईएल पर पंजाब के लोगों को गुमराह किया, अब भी वही कर रहे हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, वहां के किसान हरियाणा को पानी देना चाहते हैं। पहले इन्होंने एसवाईएल के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी आका है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है, ना किसी और को शोभा देता है। आप लोगों के हित में काम करिए कि लोगों को हमने क्या सुविधाएं देनी है। ये इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं कि भाई हमने पानी रोक दिया, हमने उनको विधानसभा नहीं बढ़ने देंगे। अरे भाई हैं किसान के, अरे हम छोटे भाई हैं, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं। वहां के लोग प्यार करते हैं हरियाणा के लोगों से, क्योंकि अगर अलग हुए हैं कोई दिक्कत थोड़ी हुई है। अरे भगवंत मान, पंजाब की स्थिति को ठीक कर, वहां की जो स्थिति खराब हो रही है उसकी तरफ ध्यान दे। आप हमारी चिंता मत कर इधर की।
प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के उपरांत अपना जवाब देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के विकास की जो नींव हमने तैयार की है, अब उस नींव पर हम विकसित हरियाणा की भव्य इमारत बनाएंगे। विकसित भारत में निश्चित तौर पर हरियाणा का बड़ा योगदान और पहचान होगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारी जीत किसान, पहलवान, गरीब, वंचितों, बुजुर्गों और युवाओं की जीत है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जनता के फैसले से पहले ही सरकार बनाकर बैठे थे, मंत्रालय भी बंट गए थे, वे वहम में थे, लेकिन जनता ने उनका हिसाब बराबर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 2 लाख नौकरियां देने का जो वायदा किया है उसे हम पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने सदन में हरियाणा लोक सेवा आयोग के संबंध में उठाए गए प्रश्न के संबंध में जवाब देते हुए कहा कि HPSC के माध्यम से वर्ष 2005 से 2014 तक कांग्रेस के कार्यकाल में केवल 3,593 युवाओं को नौकरियां दी गई, जबकि 2014 से 2024 तक वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 7,676 युवाओं की नौकरियां लगी हैं। हमारी सरकार में पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। आज गरीब का बेटा HCS अधिकारी लग रहा है। सरकार और सरकार के कामों पर कई तरह के सवाल उठाए गए, कई तरह की बातें की गई। हमने 11 अक्टूबर को कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा राशि 30 लाख से 50 लाख किया है। कर्मचारियों के परमानेंट टर्म इंश्योरेंस को 2 लाख से 4 लाख हमने किया है। हमने 26,000 पदों की घोषणा जब 17 अक्टूबर को हमने अपने शपथ ग्रहण से पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया। हरियाणा प्रदेश के हमारे 70 साल से ऊपर आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको भी 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और इस सुविधा का उनको इलाज देना भी हमने शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में माननीय अध्यक्ष जी, आप देखेंगे कि हम अपने संकल्प पत्र को पूरा करने में जी तोड़ मेहनत हमारी सरकार करेगी और जो वायदा हमने किया है, एक एक वायदा हमारी सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी। सीएम ने कहा कि राज्य में डीएपी की कोई कमी नहीं है। विपक्ष के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डीएपी की कमी की अफवाहें फैला रहे हैं। इस साल राज्य सरकार ने पिछले साल से भी अधिक डीएपी किसानों को दिलवाई है तथा जितनी भी और मांग किसी भी किसान की होगी उसे जरूर समय रहते पूरा किया जाएगा। हमने अपने संकल्प पत्र में सभी 24 फसलों के दाने दाने के MSP पर खरीद का संकल्प लिया था। सरकार ने अभी तक मंडियों में आए लगभग 51,40,000 मीट्रिक टन धान की खरीद कर ली है। इसी प्रकार 4,67,000 मीट्रिक टन बाजरा MSP पर खरीदा जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मंत्री जी ने भी इसके ऊपर अपना बयान दिया था। मेरे विपक्ष के भाई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डीएपी की कमी की अफवाहें फैला रहे हैं। सच यह है कि इस साल हमने पिछले साल से भी अधिक डीएपी किसानों को दिलाई है। जितनी भी मांग किसी भी किसान की होगी उसे जरूर समय रहते पूरा करने का दायित्व ये हमारी सरकार का है। 13 नवंबर 2023 पिछले वर्ष प्रदेश में 1,62,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई। हमारे विपक्षी साथियों को भी इसके बारे में मालूम होगा। इस वर्ष 13 नवंबर तक 1,77,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है। 15,000 टन ज्यादा डीएपी हमने किसानों को अब तक दे दिया है। 15 नवंबर जिलों में 14,750 मीट्रिक टन डीएपी और प्राप्त हो जाएगा। वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप के चरण 3 को आज से लागू कर दिया है। हरियाणा के 10 से अधिक जिलों में भी ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू रहेंगी। इसके तहत निर्माण, ध्वस्तीकरण, खनन गतिविधियों और स्टोन क्रशर पर पूरी तरह रोक रहेगी। BS3 और BS4 वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। कल दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां AQI 424 रहा। इसी तरह चंडीगढ़ में AQI 412, गुरुग्राम में 318 दर्ज किया गया।
उधर गंभीर प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों को ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार के निर्देशानुसार शिक्षा निदेशालय, DOI, MCD, NDMAC और DCB से सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त 5वीं कक्षा तक स्कूलों में ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं चलाई जाएंगी। ग्रैप 3 आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। इस योजना के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू होते हैं। तो दिल्ली में लगातार देखें तो पिछले कई दिनों से प्रदूषण है, उसका स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। 400 पार AQI हर रोज दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश में प्रदूषण से राहत नहीं मिलने और कई जिलों में ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू होने के बाद भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक ने विभागीय अधिकारियों से बैठक कर पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। NGT के आदेश पर जिले में पर्यावरण संरक्षण के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। उपायुक्त महावीर कौशिक ने अधिकारियों से कहा कि प्रदूषण नियंत्रण में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ग्रैप नियमों की अनदेखी करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तीसरे चरण के तहत जिला में निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से संबंधित सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस अवधि में जिला में सभी क्रशर जोन व खनन का कार्य पूर्ण रूप से बंद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय महत्व स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स को इन पाबंदियों से बाहर रखा गया है। जो पराली जलाने जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे टीमें बनाई हुई हैं। और हमने जो 65 विलेजेज हैं जहाँ पे धान की उपज होती है, उन सभी गाँवों में हमने SDM साहब की उसमें मार्गदर्शन में फ्लैग मार्च किया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्कूली बच्चों के माध्यम से भी संबंधित गाँव में जाकर हमने जागरूकता रैली निकाली हुई है। और इसके सुखद परिणाम ये सामने आए हैं कि अभी तक भिवानी जिला में 2 एक्टिव फायर लोकेशंस डिटेक्ट हुई थी। उनमें से चेकिंग के बाद ये सामने आई कि एक गांव में, तालू गांव में, वो जो आग लगी है वो जो ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हुई है। और जो भवानी खेड़ा में है वो एक आग है वो किसान ने लगाई थी। उसके खिलाफ जो NGT गाइडलाइंस हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन हैं, उनके हिसाब से हमने कार्रवाई की है। और जो 5,000 रुपये जो पेनल्टी वो भी लगाई है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके अगेंस्ट है वो रेड एंट्री भी की है। गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में 555वां प्रकाश पर्व आज देश भर में श्रद्धा व उत्साह से मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों में कीर्तन और प्रवचन के साथ ही विशेष लंगर का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर गुरुपुरब की बधाई देते हुए एक्स पर अपने संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी लोगों को प्रेम, विश्वास, सच और बलिदान का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं। गुरु नानक देव ने भाईचारा रसोई की स्थापना की, जिसे आज लंगर के रूप में जाना जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगत को गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव जी का जीवन हमें आध्यात्मिकता, संपन्नता, सम्मानता, दया और मानवता की सेवा के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की दी शिक्षाएं हमें करुणा, दया और विनम्रता की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर संगतों को 555वें गुरुपुरब की बधाई दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर हरियाणा विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि गुरुग्राम में करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 700 बेड के सरकारी अस्पताल का नामकरण श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिरसा स्थित गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब की बड़ी ऐतिहासिक महत्ता है। यहाँ पर ही गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण पड़े थे। सरकार ने गत जुलाई माह में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को 70 कनाल 7 मरला भूमि उपहार स्वरूप निःशुल्क हस्तांतरित की है। सिख समाज की ओर से हरियाणा के किसी भी विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव जी के नाम से एक चेयर की स्थापना की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग की 18 जनवरी 2024 की नीति अनुसार ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति देने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि यह सदन विश्वास रखता है कि श्री गुरु साहिबान के आशीर्वाद से हरियाणा अपने वैभव को बढ़ता रहेगा और प्रगति मार्ग पर निरंतर अग्रसर होता रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी,
आध्यात्मिक बोध, सांसारिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के लिए श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को सदा याद किया जाता रहेगा। मैं आज इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि गुरुग्राम में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से 700 बेड के सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। हमने निर्णय लिया है इस अस्पताल का नामकरण श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर किया जाएगा। सरकार ने गत जुलाई माह में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब सिरसा को 70 कनाल 7 मरले भूमि उपहार स्वरूप निःशुल्क हस्तांतरित की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें सिख समाज की ओर से यह श्री गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव पर फतेहाबाद में मनाए गए उत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संकल्प लिया। इस मौके पर श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए और अटूट लंगर चलाए गए। फतेहाबाद के गुरुद्वारा साहिब में आज युवा अरोड़ा वंश सभा की ओर से प्रकाश पर्व मौके पर रक्त जांच कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। सभा के सदस्य हरप्रीत सिंह हैप्पी ने बताया कि इस कैंप में रक्त जांच के बाद स्वस्थ मिले लोग रक्तदान कैंप में अपना योगदान दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि डेंगू व अन्य रोगों के चलते प्लेटलेट्स एवं रक्त की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कैंप का निर्णय लिया गया है। युवा सभा द्वारा आज रक्तदान कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी गिनती में खेतरवासी बढ़ चढ़ के शामिल हो रहे हैं। इसका दूसरा कारण भी है जो सभा द्वारा रक्तदान कैंप बनाया, क्योंकि इस मौके जो डेंगू वाले पेशेंट ने उन्होंने ब्लड की बहुत लोड़ है, तो उन्होंने प्लेटलेट्स की वो ताई होएगी जो आप ब्लड डोनेट देवांगे, क्योंकि ऐसा है नहीं आप कोई किस जगह ब्लड लो बना सकते हैं, सब्सिट्यूट नहीं है। तो कोई भी अगर डोनर देगा तो आप ब्लड लवांगे, प्लेटलेट्स होंगे, एचडीपी वगैरह कई फॉर्म्स बनेगी, कंपोनेंट्स वगैरह, तो वो अपन चढ़ा सकेंगे। तो मेनली जो भी ब्लड कैंप लगता है आप साल बाद तो बाद डोनेट करिए, नहीं हो सकता साल एक बार ब्लड डोनेट जरूर करिए, ताकि साडा दिता हुआ ब्लड कितने काम आ सके, ताकि उसका जीवन बच सके। इस मौके पर खूनदान करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि हम पहली बार खूनदान कर रहे हैं, हमें लगता है कि इससे बड़ा कोई पुण्य काम नहीं हो सकता। गुरु नानक देव ने हमें सेवा और इंसानियत का पाठ पढ़ाया और हम उसी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम है, हम लोग करना चाहिए। वैसे भी अपने शरीर के अंदर जो ब्लड है वो 3 महीने बाद चेंज होता है, इसलिए आप 3 महीने में 6 महीने में कर लो, आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ वहाँ कैंप लगा हुआ है, मैं जाता हूँ, ब्लड डोनेट करता हूँ। 6 महीने बाद कर लेता हूँ, कई बार 3 महीने में किसको जरूरत होती है, 3 महीने बाद भी कर सकते हैं लोग। गुरपुरब जी 15 तरीक नूं जी गुरु नानक देव जी दी। आज पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। इस खास अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेरणा स्थल पर जाकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे। बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने एक दिन घोषणा की कि वे पृथ्वी पिता यानी धरती आबा हैं। उनके अनुयायियों ने भी उनके इस रूप को माना। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उनका पूरा आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक चला था। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को अपना संदेश दिया है। इसमें उन्होंने अनेक जनजातीय नायकों की कहानियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों द्वारा अब इन जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की कथाओं से लोग परिचित होने लगे हैं। लेकर लक्ष्मण नायक जैसे अनेक जनजातीय महानायकों की कहानियाँ सुनते हुए बड़ी हुई हूँ, लेकिन सामान्य लोगों के बीच उन महानायकों के विषय में इतनी जानकारी नहीं होती थी। सरकार के प्रयासों द्वारा अब जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की कथाओं से लोग भली भांति परिचित होने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा देश की स्वतंत्रता आंदोलन के महानतम नायकों में से एक हैं। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस पर आज नई दिल्ली के बांसेरा पार्क में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं सराय काले खां चौराहा का नाम अब बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय सदैव भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा। कम उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन राष्ट्र और जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज के लिए आवश्यक जल, जमीन और जंगल के लिए जनजातीय समुदाय में जागरूकता पैदा की। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में विकास और जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए हैं। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आशा व्यक्त की कि युवा उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया है, ये भी बहुत अभिनंदनीय है। मैं मनोहर जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे काम, 75 साल की आजादी में पहली बार किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनने का मौका नरेंद्र मोदी सरकार ने। कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट, इसमें जनजातियों के विकास के लिए 28,000 करोड़ था। मोदी जी के अंतिम बजट 24-25 में 28,000 करोड़ की जगह 1,33,000 करोड़ रुपया आदिवासी विकास के लिए। वहीं प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस, जो प्रतिवर्ष श्रद्धेय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, यह दिवस स्वतंत्रता संग्राम में भारत के आदिवासी समुदाय के अमूल्य योगदान और बलिदान की याद दिलाता है। साथ ही उन्होंने लोगों को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रथम सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी की अनमोल शिक्षाओं का अनुसरण करने का आह्वान करते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी के जिस मानव जाति का पाठ हमें सिखाया, उसी पर चलते हुए हमें मानवता और राष्ट्र की सेवा में निरंतर चलते रहना चाहिए। प्रदेश में चल रहे भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने गुरुग्राम में पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने और भाजपा की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हरियाणा में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। फरीदाबाद में सदस्यता अभियान को अपार सफलता मिल रही है, जबकि गुरुग्राम दूसरे नंबर पर है। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं की वापसी के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा में हमेशा दरवाजे खुले हैं, लेकिन यह संगठन तय करता है कि ऐसे लोगों पर किस तरह का एक्शन लिया जाना है। विधानसभा में विपक्ष के नेता को लेकर उठे सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस की कमजोरी इस बात से साबित होती है कि अभी तक वह अपना विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाई है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और मानेसर में जल्द ही चुनाव होंगे, इसके लिए पार्टी और संगठन पूरी तरह से तैयार है। अब की बार इस टारगेट को बढ़ाते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश के जो 20,629 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर 250 की सदस्यता हो और पूरे हरियाणा में 50 लाख का टारगेट भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने लिया है। पूरा विश्वास है कि गुरुग्राम जिला इस सदस्यता अभियान में आज दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर फरीदाबाद जिला चला हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है और भारतीय जनता पार्टी का कभी भी दरवाजा बंद नहीं होता, वो 24 घंटे खुला रहता है। ये कांग्रेस की कमजोरी है और जो कांग्रेस से मुक्त भारत बनाने का जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, मुझे लगता है उस बात को इस देश की जनता ने स्वीकार किया है। और जहां जहां भी चुनाव होंगे, किसी भी प्रकार के चुनाव, चाहे पंचायतों के हों, चाहे नगर पालिका के हों, चाहे नगर परिषद के हों, चाहे नगर निगम के हों, चाहे किसी संस्था के हों, भारतीय जनता पार्टी की हर जगह भागीदारी रहे, इस प्रकार की योजना रचना भारतीय जनता पार्टी का। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा आज से जींद हलके में धन्यवादी दौरे पर रहेंगे। आज सुबह गांव खोखरी पहुंचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने हमारी सरकार 100 दिन की एजेंडे पर काम कर रही है
और मुख्यमंत्री का प्रयास है कि जिस काम के लिए बजट जारी किया उसे उसी काम में लगाया जाए। लोगों की समस्याओं की जानकारी मिलने पर उन्होंने कहा कि सभी का समाधान जल्द करवाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। कई किसान अफवाहों को सुनकर खाद खत्म होने के डर से अतिरिक्त कट्टे लेकर जमा कर रहे हैं। इस कारण वे खाद के लिए मारामारी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए गुरपुर पर 300 करोड़ रुपए उनके खातों में डाले हैं। उन्होंने बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि जींद में कोई उद्योग लगे और यहां के रोजगार में वृद्धि के साथ ही क्षेत्र का भी विकास हो। हमारा जो 100 दिन का रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया कि विकास की दृष्टि से जो सरपंचों के खाते में पैसे गए, जिन जिन कामों को लेकर पैसा आया है उन कामों को शुरू किया जाए। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा इस गांव की जितनी समस्याएं, उन्होंने लगभग 12 समस्याएं दी हैं 12 कामों को लेकर, और समय के अनुसार उन 12 की 12 मांगों को पूरा करने का काम करूंगा। माहौल खुद ही बिगाड़ा जा रहा है, वरना हर प्रकार से इंतजाम किया गया है। लेकिन अगर लोग अफरा तफरी ना मचाएं, जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतने कट्टे लेने का काम करे, तो मेरा मानना है कि किसी प्रकार से हर एक किसान को, हर एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार डीएपी मिले। रेवाड़ी दिल्ली रोड पर गांव फिदेड़ी के समीप आज सुबह करीब 9 बजे तेज रफ्तार डंपर के आगे चल रही एक एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। इसके बाद बेकाबू डंपर ने 2 बाइक व स्कूटी चालक को भी टक्कर मार दी। इस हादसे में एक कंपनी कर्मचारी सहित 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों की पहचान रेवाड़ी जिले के गांव कहाड़ी के रहने वाले लक्ष्मण व ढाणी कोलाना के रहने वाले रविंद्र के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। शवों को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है। घायल नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन है। मृतकों में शामिल रविंद्र धारूहेड़ा की एक कंपनी में नौकरी करता था। सुबह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। उसके 2 बच्चे हैं। एम्बुलेंस ओवरटेक कर रही थी डंपर को। डंपर ने उसको साइड मार दी और साथ में मोटरसाइकिल थी 3, एक स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल भी वाले भी एक्सपायर हो गए, उनमें से एक, और बाकी इंजर्ड है। इंजर्ड को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। 4 इंजर्ड है इसमें टोटल, जिनमें से एक एक्सपायर हो चुका है। सर ये गाड़ी यहाँ से आ रही थी, रेवाड़ी की साइड से ट्रक आ रहा था और इसके आगे एक एम्बुलेंस और 3 व्हीकल थे और तीनों को समेटते हुए यहाँ से खींच के ले गया सारा। और उसके नीचे 2 आदमी आ गए, मेरे ख्याल एक तो डेड हो गया। कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर आज देश के विभिन्न राज्यों से आए 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यमुनानगर के बिलासपुर स्थित कपाल मोचन मेले में स्नान किया। रात 12 बजे के साथ ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने कपाल मोचन सरोवर, ऋण मोचन और सूरज कुंड सरोवर में स्नान किया। मेला प्रशासक जसपाल सिंह गिल ने बताया कि आज लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने यहां के पवित्र सरोवरों में स्नान किया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सभी इंतजाम किए थे। इसकी तैयारी करीब 3 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। मेला कपाल मोचन में लगभग 10 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और प्रशासन ने उनको हर संभव जो प्रयास किए कि उनको सभी सुविधाएं मिले। तो निश्चित तौर पर मैं मानूंगा कि हम एक सफल मेले का आयोजन करवा पाए, जिसमें प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सही मूल्य सुविधाएं दी। मेले की तैयारियां लगभग 3 महीने पहले शुरू हो जाती हैं। तो इसमें हमारा जो 5 दिन का मेले का आयोजन रहता है, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर अब लोग स्नान करेंगे जो बाहर से श्रद्धालु हैं, और अपने बड़े अच्छे वातावरण में स्नान के बाद अपनी मनोकामना की पूर्णता के बाद वो अपने घरों को लौटेंगे। मेले में देश भर से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि वह कई वर्षों से यहां आ रहे हैं। यहां आकर उनकी कई मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। प्रशासन के इंतजाम से भी श्रद्धालु संतुष्ट नजर आए। शादियों के यहाँ मन्नत मांगी, शादी हो जाए और मेरा देवता
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।